हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, अपना नया टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल जर्नी में, बिकॉज यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि भाई जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइन में, स्पेसिफिकली जब हम राइटिंग के थ्रू कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, ईमेल भेजकर और भी मेमोरेंडम के थ्रू या और भी मीन्स के थ्रू, तो हमें किस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो करना है और क्यों करा जाता है। तो आज की क्लास है हमारे इस चैप्टर की, जिसका नाम है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एंगेज करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर्स और क्लाइंट्स को लेकर आने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन, उसको अगर हमें लीगल इफेक्ट देना है तो वो कम्युनिकेशन हमारी होती है रिटर्न में। जब ये रिटर्न फॉर्म में होती है बच्चे, तो ये हमारे को किस तरीके से स्ट्रक्चर करनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई आप जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो वो किसके साथ कर रहे हो या किन के साथ कर रहे हो, यानी कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, बिजनेस ऑडियंस कौन सी है जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो हमारा पहला टॉपिक ही यही बताया जा रहा है हमें, मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑडियंस, यानी कि हम कौन सी ऑडियंस, यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे। तो भाई हमारे पास है एम्प्लॉयज़, हमारे पास है क्लाइंट्स, हमारे पास है वेंडर्स, हमारे पास है स्टेक होल्डर्स, हमारे पास है गवर्नमेंट, यानी कि हर वो इंसान जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से हमारे जुड़ा हुआ है, वो हमारा कौन हो गया, वो हमारा हो गया बिजनेस ऑडियंस। एवरी बिजनेस हैज एन ऑडियंस, हर बिजनेस की एक ऑडियंस है। दीज ऑडियंसेस इंक्लूड कस्टमर्स, क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टर्स। इसमें ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे के सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का एम क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन का एम होता है कि भाई रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके चला जाए, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराई जाए, सबको सब प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, परसुएट किया जाए स्टेक होल्डर्स को, गुडविल को क्रिएट किया जाए और साथ साथ ब्रांड इमेज को बनाया जाए। ये होता है मेन किसका पर्पस? ये होता है मेन पर्पस आपका बिजनेस ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो बच्चे बिजनेस कम्युनिकेशन में हम कर रहे हैं बेसिकली राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल को आपने ऑब्वियसली ड्राफ्ट करने होंगे, रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट करने होते हैं हम लोगों को, बहुत सारे आपके मिनट्स ड्राफ्ट करने होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रॉपरली ड्राफ्ट करने होते हैं। आपको मेल भेजनी है, आपको उस मेल के साथ वो अटैचमेंट्स भेजनी होती है, हमें साइन करवाने होते हैं, मीटिंग से रिलेटेड एजेंडा होता है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो प्रॉपरली ड्राफ्ट करनी होती है। अब ये ड्राफ्ट क्या होता है बच्चा? ड्राफ्ट होता है जब भी हम डॉक्यूमेंट्स को लीगल लैंग्वेज में प्रॉपर प्रोफेशनल वे में लिखते हैं, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात हमारे पास ये है, राइट नाउ हम जो बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, इस बिजनेस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? इस बिजनेस कम्युनिकेशन में हम किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? हम लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, मेमोरेंडम के थ्रू, प्रपोजल्स के थ्रू और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? इन सब के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक नई बात आई, तो जरा सीखते हैं वो नई बात क्या है कि भाई टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑडियंस। हमारी ऑडियंस कौन कौन सी होती है? हमारी ऑडियंस होती है भाई, ऐसी ऑडियंस होती है जिनको हम आराम से डील कर लेते हैं, ऐसी ऑडियंस होती है जो हमारे बिजनेस को ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है, हमारे पास ऐसी ऑडियंस भी होती है जो कंपनी के ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट रखती है, भाई कंपनी का, उस कंपनी के ऊपर उसका एक बिलीफ है, तो वो कंपनी पर क्या रखती है बच्चा? वो कंपनी पर रखती है एक ट्रस्ट, और साथ साथ बिजनेस ड्यूटी, यानी कि रीएनफोर्स देयर बिलीफ एंड मेंटेन लॉयलिटी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपनी लॉयलिटी दिखाते हैं और किसी और कंपनी के पास नहीं जाते। इन सिंपल टर्म्स हमें इन 4 तरीके के हमारे ऑडियंस के साथ डील करना होता है। और आप वो डील कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू। यहां पर आप देखेंगे, और हमारे पास कौन सी ऑडियंस होती है? एक ऑडियंस होती है हमारी हॉस्टाइल ऑडियंस। अब ये कौन सी होती है? ये ना हमारे साथ कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर रही होती। ये हम जो भी बोलते हैं या हमारा जो भी पॉइंट्स होते हैं या हमारी कंपनी की जो भी पॉलिसीज होती है, कुछ भी होता है, ये हमेशा उसको एक नेगेटिव पॉइंट में लेकर जाते हैं
ओपोजिस और डिसएग्री फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से ही ये ओपोज में होते हैं और डिसएग्री करते हैं। इनका माइंडसेट हमेशा से ही नेगेटिव होता है। इनकी ड्यूटी क्या, बिजनेस की ड्यूटी क्या है इनके लिए, इनको स्ट्रॉन्ग लॉजिक दो और इनको कन्विंस करो। आप इस इमेज में भी देखोगे यहाँ पर ये जो ऑडियंस है ना, ये ऑडियंस कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं लग रही। देखो आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट को लोगों ने यूज किया, दो ही चीजें होगी, या तो लोग उसके फेवर में होंगे या अगेंस्ट में होंगे, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वो आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे, नहीं आ रहा होगा तो वो उसके लिए नेगेटिव होंगे। जो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनको कैसे और अच्छे से आगे लेके जाओगे, उनको और कैसे अच्छे से कन्विंस करोगे, वो देखना है। और वो लोग जो आपके साथ जुड़े नहीं हुए, मतलब इन द सेंस कनेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी ब्रांड के लिए, आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव है, उनको कैसे कन्विंस करना है, उनको कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, ये आर्ट सीखनी है आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में। इसके बाद देखते हैं रीजंस फॉर राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर बिजनेस ऑडियंस। क्या क्या रीजंस है कि भाई जो बिजनेस ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। तो देखो, इंफॉर्मेशन देने के लिए बिजनेस को अपनी ऑडियंस को बताना होगा कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, कंपनी कोई भी डिसीजन ले रहा है उसके बारे में, कोई भी ऑफर्स और डिस्काउंट्स है, भाई कंपनी ऑफर डिस्काउंट लेके आ रहा है, लोगों को पता कैसे चलेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलेगा। चाहे एडवर्टीजमेंट हो, आज की डेट में तो नॉर्मल मैसेजेस में आ जाता है, व्हाट्सएप में आ जाता है। इनफैक्ट आप कार्ट में भी कुछ लिखते हैं ना, छोड़ के आते हैं तो 2 घंटे बाद देखोगे यू लेफ्ट योर कार्ट विद दिस, तो इस तरीके से कॉल्स तक आ जाती है। तो ये क्यों है, किस पर्पज से है भाई, कंपनी इंफॉर्म करने चाहती है किसको, अपनी ऑडियंस को। कॉर्पोरेट अपडेट्स दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट से रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस के बारे में बता दिया जाता है कि भाई कंपनी की ये इंफॉर्मेशन आप कंपनी की वेबसाइट से देख सकते हो। तो ये हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसको दी जाती है, ऑडियंस को। बेसिकली ऑडियंस को इंफॉर्मेशन क्यों दी जा रही है बच्चे, क्योंकि ऑडियंस का क्या जीतना है, ऑडियंस का जीतना है ट्रस्ट। ऑडियंस की हमें क्या चाहिए भाई, ऑडियंस हम पे क्या रखे, हमारी क्रेडिटेबिलिटी बढ़े। और हम क्या मेंटेन करना चाहते हैं, ये सब चीजें पब्लिश कर कर या शो कर कर या रिप्रेजेंट कर कर, हम ये सब चीजें क्या करना चाहते हैं, हम ये सब चीजें करके बेसिकली क्या मेंटेन करना चाहते हैं, हम मेंटेन करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी। इज द पॉइंट एंड लॉजिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी आगे देखते हैं। परसुएड, परसुएड यानी कि किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाते हैं, मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीजों को, कौन सी चीजों को, ये वाली चीजें, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, हम पीआर के थ्रू लोगों को बताते हैं। पीआर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आई होप आप वहां पर उसको जाके वो चैप्टर में कंप्लीट कर लेना। मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, ब्रांड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें आपका आ जाएगा इंस्टा, जिसमें आपका आ जाएगा यूट्यूब, जिसमें आपकी आ जाएगी वेबसाइट, देयर आर और अदर थिंग्स एज वेल। इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, भाई इन्वेस्टर अल्टीमेटली, भाई देखो कंपनी का एक फंडा है, प्रॉफिट तो कमाना, लेकिन कंपनी में पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आता है इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर से किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, आप इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करो कि सर हमारी कंपनी का ये ऐसा है और आपका पैसा डूबेगा नहीं, इनफैक्ट आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो इन्वेस्टर तभी आएंगे जब आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। शार्क टैंक तो आपने देखते ही हो, तो आपने देखा ही है कि भाई क्या होता है, वहाँ पे पिच दी जाती है, शार्क्स से इन्वेस्टमेंट ही तो मांगी जाती है, उनको कन्विंस ही तो करने जाया जाता है, यही है हमारा इसमें। इसके बाद आपका आता बचा परसुएशन हेल्प्स बिल्ड रेपुटेशन एंड कस्टमर बेस। परसुएशन यानी कि अब ये जो परसुएशन यानी कि जो चलती जा रही है, आप रेगुलर टच में है पीआर के थ्रू, कंपनी की इंफॉर्मेशंस के थ्रू, रेगुलर एफएक्यूज के थ्रू, रेगुलर आपका एफएक्यूज आ गया, और क्या है आप लोगों का ब्रांड कम्युनिकेशन हो रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है, इन सब के थ्रू आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन आगे परस्यू कर रहे हैं। फिर आता है ये सारी चीजें करके आपने अपनी ऑडियंस को क्या किया बचा, आपने ऑडियंस को इन्फॉर्म किया, आप रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं,
इससे क्या हो रहा है, आपकी ऑडियंस जो है वो क्या है, आपसे सेटिस्फाइड है, खुश है। जब ऑडियंस सेटिस्फाइड है यानी कि कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, एवरीबॉडी इज सेटिस्फाइड, तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी का, आपकी ब्रांड का, आपके बिजनेस क्या बढ़ रही है बच्चा, बढ़ रही है गुडविल। तो देखिए, इट क्रिएट्स गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, एवरीबॉडी नोज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या बढ़ाती है ये, ट्रस्ट को बढ़ाती है, रेपुटेशन को एनहांस करती है और स्ट्रेंथन करती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप को। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स है उनका कहीं ना कहीं क्या डेवलप होता है कंपनी के लिए, ट्रस्ट। उनका क्या कंपनी के लिए डेवलप हो जाता है, क्रेडिटेबिलिटी, कि भाई कंपनी जो कहती है कंपनी वैसा ही करती है, कंपनी पूरे तरीके से क्या है, कंपनी पूरे तरीके से उनके साथ ट्रांसपेरेंट है। तो ऑटोमेटिकली कंपनी की क्या बढ़ जाएगी, कंपनी की गुडविल बढ़ जाएगी। इसके बाद आता है बच्चे, अब ये जो कम्युनिकेशन किस किस तरीके से की जाती है, लेटर्स और मेमोज, जिनको मेमोरेंडम है ये बेसिकली, इसको हम शॉर्ट में मेमोज बोलते हैं। ये वो मेमोरेंडम नहीं है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, भी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन तो दे दी जाती है, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं, वो मेमोरेंडम नहीं है। ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है जो अभी 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 ही बताऊंगी मैं अभी, बट उससे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम लेटर से स्टार्ट करेंगे। और ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन है तो कौन से लेटर्स होंगे, वो हमारे होंगे बिजनेस लेटर्स। तो देखें, बिजनेस लेटर्स रिप्रेजेंट प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस लेटर प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन दिखाते हैं। अब ये इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं, परसुएसिव यानी कि कोई आपको क्लाइंट ने मेल किया, उसके बाद आप उसके फर्दर उसको रिप्लाई कर रहे हैं, फिर आगे से आपकी जो कम्युनिकेशन चल रही है तो वो परसुएशन में चल रही है। प्रमोशनल भी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट वाली हो सकती है, मोटिवेशनल भी हो सकती है भी, जिसमें आ रहा है कि ग्रो प्लांट्स, ग्रो ट्रीज, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो हमारे बिजनेस लेटर्स है, प्रोफेशनल लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स है, वो किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल, परसुएसिव, प्रमोशनल, फॉलोड बाय मोटिवेशनल। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। हमारे जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, हाँ जी, ये वही वाले टाइप्स है जो स्कूल में आप करते थे, बट इन अ प्रोफेशनल वे। तब हम सिर्फ सीखते थे काइंड्स ऑफ लेटर्स, जिसमें आपने सीखा था आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पर उस तरीके से नहीं होता, यहाँ पर आएगा इंक्वायरी लेटर। जब भी कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज आता, मेल आती है, लेटर आता है, या आप किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंक्वायरी यानी कि आप उसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो जब हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा इंक्वायरी लेटर आ जाता है। ये रिटन बाय बायर टू, अब ये बायर लिखता है, किसको लिख रहा है, किस पर्पस के लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, वो प्राइस पूछने के लिए, क्वालिटी पूछने के लिए, क्वांटिटी पूछने के लिए, और वो सैंपल मांगने के लिए क्या करता है, बायर को बायर बेसिकली भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी एक होलसेल की शॉप है, ठीक है, और ये जो होलसेल की शॉप है आपकी, ये है क्लॉथिंग की, लेडीज गारमेंट्स इन द सेंस डिज़ाइनर सूट, साड़ीज, ये आपके वहाँ पर मिलता है। अब बायर आपको एक लेटर भेज रहा है, और जब ये बायर आपको लेटर भेज रहा है तो ऑब्वियसली वो जानना चाहेगा, भाई आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या आपके पास सूट्स हैं, डिज़ाइनर सूट्स है, अच्छा है, तो क्या प्राइस रेंज है उसकी, ऑब्वियसली यही पूछेंगे। उसके बाद आप वैरायटी पूछेंगे, यानी कि आप क्वालिटी पूछेंगे, क्या क्वालिटी है, मतलब किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद आप क्या पूछेंगे, आप भाई अगर मैं बल्क में लेना चाहता हूँ, मैं इतनी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या प्राइस पड़ेगा। और इसके बाद आपका होगा कि आप क्या मुझे कुछ सैंपल्स भेज सकते हैं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए, सो दैट आई कैन ऑर्डर, क्योंकि मेरे तकरीबन मुझे 1,00,000 पीस मंगवाने हैं, तो मुझे पहले प्रोडक्ट के फैब्रिक देखना है, या कुछ सैंपल्स अवेलेबल है या कुछ है। तो इस तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन इंक्वायरी लेटर में लिखते हैं। आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको लिखना या ड्राफ्ट करना नहीं आएगा, बट येस आपको MCQs फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो वो चीज़ आपको, आप तभी उसको कर पाओगे जब वो चीज़ आपको आती होगी, तो वो आपको आनी भी चाहिए। फिर है बच्चे आप लोगों का कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर क्या होता है, रिटन बाय सेलर। ये कौन लिखता है, ये सेलर लिखता है। इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी आई है उसके रिस्पॉन्स में, ये सारी प्राइस
टर्म्स वगैरह देता है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर पिछली स्लाइड में मांगी है बच्चे, ये जो भी आपने इंफॉर्मेशन मांगी है, यू हैव आस्क्ड फॉर वट एवर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। स्पेसिफाइज क्वांटिटी बता दिया जाए, पेमेंट मोड बताया जाता है। पर्पस क्या है, फॉर्मल लेटर को, ऑफर जो भी है उसको एक्सेप्ट करना और उसके बारे में इन्फॉर्म करना। इसके बाद आता है आप लोगों का बच्चे लोग ऑर्डर लेटर। ये कौन लिखता है, ऑर्डर। भैया ऑर्डर देना है तो बायर ही तो लिखेगा, बायर, उसको प्लेस करना है। देखो पहले उसने क्या की, पहले उसने इंक्वायरी की, ठीक है भाई। इंक्वायरी के बाद ये गया लेटर किसके पास, बायर ने इंक्वायरी की, सेलर के पास गया। सेलर ने क्या किया, सेलर ने उसकी पूरी क्या दी, इंफॉर्मेशन दे दी जो भी चाहिए थी। अगर बायर सेटिस्फाइड होगा तो इफ बायर इज सेटिस्फाइड तो वो क्या करेगा, तो वो फर्दर सेलर को क्या करेगा, ऑर्डर लेटर। तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक सीक्वेंस चल रहा है। उसके बाद मेंशंस, डिलीवरी डिटेल्स, और ये कंफर्म, इसी का क्या हो जाएगा, परचेज कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद बच्चे आपका आता है कंप्लेंट लेटर। अब देखो प्रोडक्ट पहुंच गया, अब उसके गड़बड़ हुई कुछ तो भाई कंप्लेंट भी तो करेंगे ना, तो बस कंप्लेंट लेटर आ गया। रिटन बाय बायर, कौन लिखता है, ये बायर लिखता है। कोई भी गुड्स उसके पास डैमेज्ड आया है, कोई भी शॉर्टेज आई है, यानी कि शॉर्टफॉल आया है, मांगे गए थे 1000 पीस, आए हैं 998 पीसीस, तो डिफेक्टिव सप्लाई हुआ है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हम कंप्लेंट भेजते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का रिकवरी लेटर, रिटन बाय सेलर टू कलेक्ट पेंडिंग पेमेंट्स, टू रिमाइंड यूज। भाई हुआ क्या, कितनी बार होता है एडवांस पेमेंट दे दी जाती है, ये बोला जाता है प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो हम फुल पेमेंट कर देंगे। अब हुआ क्या, प्रोडक्ट तो वहां पहुंच गया लेकिन पेमेंट पूरी नहीं हुई। ऐसे केस में जब सेलर लेटर देता है तो वो कौन से लेटर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे रिकवरी लेटर। अब इस रिकवरी लेटर में क्या भेजा जा रहा है, भाई आपकी ड्यू डेट आ गई, पेमेंट तो कर दीजिए सर, या फिर सर इस डेट को हमारा पर्सन आएगा, पेमेंट कर दो। ऑनलाइन कर दोगे तो ठीक, नहीं तो हम किसी ना किसी को भेज देंगे। तो बेसिकली ये किस लिए होता है, कोई भी अमाउंट, कोई भी पेमेंट जो क्या है बच्चा, जो पेंडिंग है, उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमारा होता है दिस रिकवरी लेटर, ठीक है। अब आता है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। आपके फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, तो जरा देखें। सबसे पहले एक चीज समझ लो, फॉर्मेट वही है जो आपने स्कूल में सीखा था, आप लोगों को उस टाइम आपको आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। पहले सेंडर्स एड्रेस, वन लाइन स्पेसिंग, डेट, ये वही है सब कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पर फिर वन लाइन स्पेसिंग, फिर डेट, वन लाइन स्पेसिंग, रिसीवर्स एड्रेस। और जब भी हम ये एड्रेस देते हैं यूजुअली हम 3 लाइन्स में देते हैं, 3 लाइन से ज़्यादा इसको नहीं किया जाता। फिर आपका आया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यानी कि आप किस पर्पस के लिए वो लेटर लिख रहे हैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन। ज़रा सब्जेक्ट को समझते हैं। देखो बच्चा, आप एक कंपनी के HR को मेल भेज रहे हो, ठीक है। अब HR के पास तो दुनिया भर की मेल्स आती है, आप ऐसा क्या लिख रहे हो उस मेल में जो आपकी मेल को वो खोल के ओपन करे। तो आप बहुत ही प्रेसी मैनी में बेसिक मैनर में क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट में लिख देंगे पर्पस कि भाई ये इस मेल का, इस लेटर का पर्पस क्या है। तो यही है आपका सब्जेक्ट। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बच्चे हमारा होता है सर या डियर सर या मैम, या फिर डियर मिस्टर ए यानी कि नेम, या फिर डियर मिस बी। अब इस चीज़ को ध्यान में सारे के सारे बच्चे रखेंगे, कभी भी आप लोगों ने जब हम ड्राफ्ट करते हैं, जब हम लिखते हैं तो डियर सर स्लैश मैम नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी को फर्स्ट टाइम अगर मेल भेज रहे हो या लेटर भेज रहे हो तो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हम फर्स्ट टाइम में कभी भी किसी को डियर नहीं बोलते, हम सिर्फ लिखेंगे सर या मैम। अगर आपको सामने वाले पर्सन का जेंडर नहीं पता, वेदर दैट पर्सन इज मेल और फीमेल, तो आप सर लिख सकते हो, बिकॉज सर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर बोथ मेल और फीमेल। उसके बाद अगर हम उनका हमें रिप्लाई आया, हमारी 1-2 मेल हो गई है या लेटर आ गया, तो देन ओके यस, देन वी कैन यूज डियर सर या डियर मैम। हाँ, अब वो हमारे रेगुलर क्लाइंट है, वी आर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद देम, देन वी कैन यूज डियर
सर या डियर, मिस्टर, उनके नाम से या उनके सरनेम से हम उनको बुला सकते हैं। तो सैल्यूटेशन में किस नाम से बुलाया जा रहा है आपका, वो आपका इधर आता है। फिर इंट्रोडक्शन आएगा। यूजुअली हमारा जो लेटर होते हैं वो लेटर हमारे 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्टरी होता है, सेकंड में हम डिटेल लिखते हैं, थर्ड में हमारी जो भी आप उनसे ग्रीवेंसेस होते हैं या हम कुछ भी मांग रहे होते हैं या कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है या उनका रिप्लाई या फीडबैक वो लिखा जाता है। तो देखो, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन, और लास्ट में आपका आ जाता है क्लोजिंग। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोलते हैं, जिसमें योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये सब आता है। लास्ट में सिग्नेचर और आपका नेम। यूजुअली कभी कभी तो हम इधर यहाँ पर डेजिग्नेशन भी लिखी जाती है। डेजिग्नेशन यानी कि आप कौन सी रैंक पे है, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं तो आप किस लेवल पर है, आपकी पोजीशन क्या है, वो भी यहाँ पर लिखी जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक फॉर्मेट है। और मैं इसको एक सेकेंड, ओके, ये ब्लरी ही आएगा, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। ये फॉर्मेट है, ये वही फॉर्मेट है जिस तरीके से आपको बताया गया है। आप इनफैक्ट देखेंगे सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फॉलोड बाय आपका सब्जेक्ट, फॉलोड बाय सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई वो इशू नहीं होता, ठीक है। फिर मेन बॉडी 3 पैराग्राफ्स में, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, सेकंड में डिटेल और थर्ड में वट एवर यूर रिप्लाईज और वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देन सिग्नेचर, ये आपका इसमें आता है। उसके बाद बच्चे आप लोगों का नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम। अब ये मेमोरेंडम क्या है ज़रा देखें। अब देखो, जो हमने पीछे सीखा लेटर, वो तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में भी भेजा जा सकता है, एक्सटर्नल में भी भेजा जा सकता है। अब कंपनी में और किसी एम्प्लॉय को छुट्टी उसने अप्लाई किया था और उसको ऑफ मिल गया है, कंपनसेटरी ऑफ मिल गया, तो ऐसे केसेस में बार बार मेल भेजना या लेटर भेजना बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक क्विक रिप्लाई देना होता है, जब क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, उसके लिए इंटरनली जो कम्युनिकेशन का मीन्स यूज़ किया जाता है वो होता है बच्चा हम लोगों का मेमोरेंडम। इसको हम शॉर्ट में, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में मेमो बोलते हैं। तो देखिए, आ मेमोरेंडम मेमो इज इंटरनल कम्युनिकेशन used within organization, used for policies and official matter। कोई भी ऑफिशियल मैटर है या पॉलिसीज के बारे में बताना है तो हम मेमो भेज देते हैं, मेमो को भेजा जाता है। क्योंकि जल्द हाथ चाहिए होता है तो ये शॉर्ट और प्रेस से होता है। 1 to many कम्युनिकेशन में यूज होता है, यूज फॉर ऑफिशियल अपडेट्स के लिए यूज किया जाता है, और इंटरनल सर्कुलेशन में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद आप देखेंगे मेमोरेंडम का या मेमो का फॉर्मेट। 2 किसको भेजा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे रिसिपिएंट, फ्रॉम कौन भेज रहा है, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ मेमो, जो सिंगल पैराग्राफ में ही कंप्लीट हो जाती है। ये देखेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मेमो का फॉर्मेट है। देन वी हैव नेक्स्ट रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है बच्चे, मीनिंग ऑफ रिपोर्ट। पहले तो रिपोर्ट समझो होती क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी में हो चुकी है, कोई प्रोडक्ट था, कोई नया प्रोडक्ट आया था, वो कंपनी ने रिलीज़ भी किया, अब उसकी सेल्स देखी जा रही है, मार्केट में उसकी डिमांड देखी जा रही है, तो अब कंपनी उसी प्रोडक्ट का नया वेरिएंट लेकर आना चाहती है। तो पहले कंपनी क्या कहेगी, भाई पहले मैं पिछले वाले प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तो लूँ, पहले मैं ये तो देखूँ भाई पिछले वाले प्रोडक्ट की क्या रिस्पॉन्स रहा है, उसी के बेसिस पर कंपनी आगे बढ़ेगी। तो जब हम ऑलरेडी कुछ हो चुका होता है, उस पर हमने एक रिसर्च करी हुई होती है, वो हमारा बन जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट हमेशा ही पास्ट चीज़ों की होती है, तो ये पास्ट टेंस में ही होती है। अ रिपोर्ट इज स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होता है, रिटन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, और कंटेन्स फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इसमें एनालिसिस और फैक्ट्स होते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसे था, इसका ये एनालिसिस आया है और इसमें इसका ऐसे इंफॉर्मेशन दी गई है। यूज फॉर डिसीजन, जब हमें कोई भी नया डिसीजन लेना होता है, जैसे मैंने बताया नया प्रोडक्ट आ रहा है, उस ऑलरेडी नए प्रोडक्ट की पुराने प्रोडक्ट की नई वेरिएंट आ रही है, तो ऐसे केस में व्हाट हैपन्स, ऐसे केस में डिसीजन लेना होता है कि भाई क्या क्या चेंजेस लाए या क्या ऐसा ना करे जो पिछली बारी किया था तो गलत हुआ था या गड़बड़ हुई थी। ऐसे केस में आपका क्या आ जाता है, ऐसे केस में हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। क्या हेल्पफुल होता है हमारे लिए, वो होता है रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चे आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। हमारी रिपोर्ट्स कौन कौन सी टाइप्स की होती है या कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रेजेंट्स फैक्ट्स ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं।
सजेशंस इसमें नहीं होते। दूसरी होती है एनालिटिकल रिपोर्ट, जिसमें ऑब्वियसली क्या होता है, एनालिसिस होता है, क्या कैसे हुआ था, क्या एक्सपेक्टेड था, क्या रिजल्ट आया था, तो एनालिसिस होता है। और इसमें इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं, भाई हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था, ये ऐसा क्यों आया, या हमने तो सेल्स कम एक्सपेक्ट की थी, सेल्स तो ज़्यादा आ गई, मतलब हमें तो था कि भाई डिमांड मतलब कि डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब हमें इस बारी प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आना होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। एक होती है रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें हमने मार्केट सर्वे किया होता है, ये यूजुअली सर्वेस की होती है, ठीक है। और फिर होती है आप लोगों की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो कि लॉ में रिक्वायर्ड होती है। स्टैट्यूटरी वर्ड आपका बच्चा मतलब होती है ऐसी रिपोर्ट जो मैंडेटरी होती है, जो कंपनी की देनी होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी को जनरल मीटिंग में अपनी क्या लेकर आनी होती है, एनुअल रिपोर्ट लेकर आनी होती है। वो रिपोर्ट जो लॉ में ही लिखी गई है, जिसमें कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्टर्स के बारे में, उनकी सैलरी, कंपनी क्या डिसीजन ले रही है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स लाई, कंपनी की P&L, ईच एंड एवरीथिंग जब होती है तो वो आपकी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट बनती है। और वो कहाँ पर लिखी जाती है, उसको हम कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट समझ ही गए होगे, जो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। रूटीन रिपोर्ट जो रेगुलरली प्रिपेयर की जाती है। स्पेशल रिपोर्ट जो कोई स्पेशल इश्यूज के लिए प्रिपेयर की जाती है। इसके बाद है बच्चा फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, हमारी हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखी होती है, लॉन्ग एंड डिटेल्ड होती है, स्ट्रैटेजी डिसीजन में हेल्प करती है, यानी कि कोई भी चीज़ पहले ही प्लान कर ली गई है, उसकी स्ट्रैटेजीज बना ली गई है, ताकि हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। ऐसे केस में फॉर्मल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा काम आती है। इसमें रिकमेंडेशंस होती है, विजुअल एड्स होते हैं। विजुअल एड्स में आपका पार डायग्राम्स हो जाते हैं, पाई चार्ट्स हो जाते हैं, ये सब होता है। और एनालिटिकल इन नेचर होती है, यानी कि इसमें इनका जो व्यू होता है, व्यू इन द सेंस वो एनालिसिस नेचर का ये होता है। इसके बाद बच्चे आती है आप लोगों का इनफॉर्मल रिपोर्ट। देखो फॉर्मल जो स्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो देखिए लेस स्ट्रक्चर्ड, शॉर्ट इन लेंथ, डेली डिसीजन के काम आता है, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं होता, डायरेक्ट राइटिंग स्टाइल में हो जाता है, और इसमें कोई रिकमेंडेशंस भी नहीं होती। सिंपल टर्म में जो फॉर्मल में चाहिए वो इनफॉर्मल में नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादा हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते। इसके बाद आते हैं बच्चे आप लोगों का एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। अब बिजनेस रिपोर्ट के हम फॉर्मेट सीख लेते हैं, ये क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आपका कवर पेज आता है। कवर पेज इस तरीके से होगा। कवर पेज में क्या आएगा, टाइटल आएगा, जो भी पर्सन है, जिसने भी रिसर्च किया है, जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, उसका नेम आएगा, और डेट आती है, भाई कौन सी डेट को ये आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें आप इंडेक्स और टॉपिक के इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स में मतलब क्या क्या टॉपिक्स है उसका एक इंडेक्स बना होता है। फिर एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जिसमें ब्रीफ ओवरव्यू होता है, फाइंडिंग्स होता है और कंक्लूजन होता है। और फिर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। इंडेक्स के टॉपिक्स को अलग, जो अपने इंडेक्स में टॉपिक्स था वो अलग अलग उसमें डिवाइडेड होते हैं। इसमें और विजुअल्स भी होते हैं, तो चार्ट्स, ग्राफ्स, अपेंडिक्स, ये मैंने आपको बताया ही है, ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसके बाद बिजनेस प्रपोजल्स। बिजनेस प्रपोजल्स क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझो। अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी से के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसी से परचेज करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में आप प्रपोजल लेकर जाते हैं। प्रपोजल यानी कि आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देते हो और अपने बारे में बताते हो, भाई आप पे ताकि ट्रस्ट करके आपको प्रोडक्ट दे, क्रेडिबिलिटी बने। तो बेसिकली बिजनेस प्रपोजल इज़ अ रिटन ऑफर। ये एक रिटन ऑफर होता है, सेंट टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होता है उसको भेजा जाता है, भाई हमारे को पता है हमारा क्लाइंट कल को हो जाएगा। मतलब क्या होता है, बिजनेस को सिक्योरिटी देना, सिक्योर करना। क्या कंटेन करता है, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। इसके बाद क्या है बिजनेस प्रपोजल्स का, सॉल्यूशंस। ये प्रोवाइड सॉल्यूशन, भाई क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है, क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरे को आर्किटेक्ट करना है मेरे, या लीकेज हो रही है, तो हम उसको प्रपोजल देते हैं कि सर आप हम अगर हमसे करवाएंगे तो हमारा ये ऐसी टीम आएगी, इतने चार्जेस लगेंगे, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तो होता है बेनिफिट्स क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्टिंग प्रपोजल्स हो जाते हैं। क्रेडिबिलिटी बनती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दे रहे हो तो आप पर आपको एक ट्रस्ट वर्दी समझने लगते हैं। आपकी क्या बन जाती है उनकी नज़रों में, रेप्यूटेशन बन जाती है।
फिर सैम्पल्स देखते हैं, इट इंक्लूड्स एविडेंस ऑफ पास्ट वर्क, आप इसमें चीज़ें भी दिखाते हैं रेफरेंस के लिए। एक एग्जांपल से समझा देते हो तुम्हें, आप के घर में वेडिंग है, आप एक फोटोग्राफर को हायर करना चाहते हैं, आपने 2-3 फोटोग्राफर से कांटेक्ट किया, उन्होंने वो आपके पास आए, ऐसे ही होता है, वो प्रपोजल लेकर आते हैं, वो अपना पूरा लैपटॉप अपने पास्ट वर्क्स लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमारी टीम ऐसे ऐसे आएगी, ये क्वालिटी होगी, अगर आपको एल्बम चाहिए तो आपकी एल्बम इस क्वालिटी की होगी, कैंडिड फोटोग्राफर अलग से होगा, ये लेंस होगा, ये सब कुछ है। तो आपको पूरे उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपने बारे में पूरा सब कुछ बता दिया, तो आप ऑटोमेटिकली उनके तरफ ज़्यादा क्या हो जाओगे, ट्रस्ट आपका बढ़ जाएगा, लॉयल हो जाओगे, ऑनेस्ट हो जाओगे। इसके बाद आपका आता है टारगेटेड, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑडियंस। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक ऑडियंस पर ही फोकस्ड होती है। फिर है एनहेंसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल चाहिए। सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर आप अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या एनहेंस करनी होगा, आपको एनहेंस करना होगी आपकी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर लोगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में आप अच्छे से बोल पाते हो, वैसे ही राइटिंग स्किल्स में आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे, और ये आपकी बात को, एक्सप्रेशंस को अच्छे से पोर्ट्रे भी कर देगी। इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, क्रिएटिविटी को इनकरेज करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। सिंपल बोलूँ तो मेरे माइंड में कुछ है और मैं उसको पोर्ट्रे करना चाहती हूँ वर्ड्स में, वो मैं तभी कर पाऊंगी जब क्या होगा, जब मैं उस पर पूरे तरीके से फोकस्ड होंगी। मैं उस पर फोकस्ड कब होंगी, मैं उस पर फोकस तब होंगी जब मैं उसको लिख पा रही हूँ। तो यहाँ पर राइटिंग अच्छी, हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग इन द सेंस प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एक्यूरेसी, ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, इसमें आता है पर्पस क्या है, कम्युनिकेट दूर तक चली जाती है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ जाती है। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, पहले तो हमें अपने थॉट्स को एक जगह इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मुझे अमिताभ बच्चन पर कुछ लिखना है, तो पहले तो मैं लिखूंगी सेलिब्रिटी, स्टार, केबीसी, मेरे माइंड में जो जो भी आ रहा है, फैमिली, एक्टर, लेजेंड, मैंने ये सारी चीज़ें ना एक ही बार अपने माइंड में बना ली। अब जब मैंने माइंड में एक बार ये चीज़ें बना ली, अब वो चीज़ों को मेरे को एक प्लेटफॉर्म देना है, एक प्रॉपर चैनल देना है। प्लान बिफोर राइटिंग, प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर, इंक्रीज वोकैबुलरी एंड नॉलेज। वोकैबुलरी बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, तब भी आप उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स में इंक्रीज कर सकते हो। लैंग्वेज जितनी सिंपल से सिंपल हो सकती है लिखेंगे। जार्गन्स को अवॉइड करना है, जार्गन्स पहले भी बताया है, फिर बता देती हूँ। टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल लैंग्वेज को आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है। रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। आपको अपनी ऑडियंस को पता होना चाहिए, आपको टोन उनके अकॉर्डिंगली, उनके स्टाइल आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। और एक बार आपने जो लिख दिया है उसको आपको प्रूफ रीड करना ज़रूरी होगा, यानी कि उसको एक बार चेक करना ज़रूरी होगा। और लास्ट में आपको अपनी ऑडियंस से क्या मांगना है, आपको अपनी ऑडियंस से फीडबैक या रिप्लाई मांगना है। एंड दैट्स इट। आज हमारा कंप्लीट होता है ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल्स, जिसमें हमने लेटर, मेमो, रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इस क्लास को हम, इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।